जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं और इस स्पेशल क्लास में हम ओली बोर्ड का जो हर सैटरडे संडे को फ्री लाइव टेस्ट देता है एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स लेवल का जो है उन 25 क्वेश्चन में से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को लाए हैं आपके सामने। और वो सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन मेरे भाई बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बनता है। तो हम सोचे जो भी स्टूडेंट से जिस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया जाए और बताया जाए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, ठीक है ना। बाकी सिंपल क्वेश्चन सभी स्टूडेंट से बन ही जाता है, तो उसका कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स हर एक टाइप का क्वेश्चन बनाएं और एग्जाम हॉल में, सिर्फ मॉक टेस्ट में नहीं, एग्जाम हॉल में भी बनाकर आएँ, ठीक है ना। तो देखिए, आपके सामने कुछ बहुत ही अच्छा सवाल रहेगा मेरे भाई। और यदि इन सवाल को हल करने का तरीका आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा ए और बी जो है ना, किसी काम को क्रमशः 14 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि बी से शुरू करते हुए ए और बी जो है एकांतर दिनों पर काम करते हैं, ठीक है ना, तो काम को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछ रहा। तो देखिए, ए और बी 14 और 20 दिन में काम करता है, ठीक है ना। तो काम जो स्टार्ट करता है मेरे भाई बी करता है स्टार्ट, ठीक है ना। ए नहीं करता बल्कि बी करता, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बी के बाद फिर ए और बी अल्टरनेट दिनों पर काम करता है। पहले बी किया, उसके बाद अगला दिन जो है वो ए किया, फिर उसके अगला दिन फिर कौन करेगा, बी करेगा। इसी तरीके से काम करते रहता। तो पूछ रहा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने, और आप चाहे तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाए भी हैं। तो देखिए, बोल रहा ए और बी है मेरे भाई, दो व्यक्ति है। ए 14 दिन में काम करता है, बी जो है 20 दिनों में काम करता है, ठीक है ना। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम होगा मेरे भाई वो टोटल काम मान लेते हैं हम, ठीक है ना। जो एलसीएम होता है वो टोटल काम मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 140 होगा, ठीक है ना। 140। अब इफिशियंसी निकाल लेते हो तो इफिशियंसी इसका 10 आ जाएगा, इसका इफिशियंसी बी का 7 आ जाएगा। अब देखिए, बोल रहा है बी से शुरू करते हुए, यानी काम बी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला दिन मेरे भाई बी काम करेगा, स्टार्ट बी करता है, तो 7 की इफिशियंसी से 7 काम करेगा, ठीक है ना। एक दिन में 7 की इफिशियंसी से वो 7 काम करेगा पहला दिन। अब जो है दूसरा दिन मेरे भाई वो काम कौन करेगा, दूसरा दिन फिर एक दिन और फिर अगला दिन ए काम करेगा मेरे भाई। तो कितना की इफिशियंसी से ए काम कर रहा, बोलिएगा 10 के इफिशियंसी से 10 काम करेगा फिर ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना मेरे भाई, अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को। देखिए, ए और बी एकांतर काम करता है ना, तो अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना दिन लग जाता है, ए और बी 2 दिन लगता है मेरे भाई, ठीक है ना। ए और बी तो टोटल काम कितना कर पाता है, तो बोलिएगा 7 काम बी करता है, 10 काम ए करता है, तो 17 काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए, हमको क्या करना है ना, फिर अगले 2 दिन करेगा, फिर 17 काम होगा, 34 काम हो जाएगा, फिर उसके अगले दिन करेगा, फिर 17 काम होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखिए 17 को 140 के नजदीक ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो जो भी काम आएगा 2 दिन मिलकर वो इसके नजदीक आप लेकर जाइएगा, जितना नजदीक संभव हो सके। तो देखिए 136, 17 8 136 होता है, ठीक है ना। तो 136 के नजदीक हम लेकर जाते हैं, 140 के नजदीक, तो 136 होगा। तो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है ना। इधर भी 8 से मल्टीप्लाई, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए टोटल 16 दिन लग जाएगा मेरे भाई, जिसमें ए और बी दोनों काम करेगा। तो कितना हो जाएगा, 136 काम हो जाएगा, ठीक है ना। 136 काम हो जाएगा। अब देखिए बचता कितना, अब 16 दिन में इसमें 8 दिन ए किया होगा, 8 दिन बी किया होगा ना। तब 136 काम। अब देखिए 16वां दिन काम किस पर जाकर समाप्त हुआ होगा, तो पहला दिन बी करता है, दूसरा दिन ए करता है, यानी सम डेज जो होगा मेरे भाई वो ए करेगा, यानी 16वां दिन ए काम करके समाप्त किया होगा। उसके बाद 17वां दिन कौन काम करेगा, तो 17वां दिन फिर से बी स्टार्ट कर देगा काम। तो अब देखिए बी एक दिन में 7 काम करता है, लेकिन काम बचा है 4 काम, 136 काम हो चुका है, 140 काम टोटल करना है, तो 4 काम बचा है मेरे भाई। तो 4 काम बचा है, कितना की इफिशियंसी से बी करेगा, तो 7 की इफिशियंसी से करेगा। तो 4/7 दिन लग जाएगा अलग से इसको बी को उस दिन
उस दिन एक दिन टोटल नहीं लगेगा, एक दिन है ना, ये टोटल नहीं लग जाएगा, 4/7 दिन लगेगा, क्योंकि एक दिन में वो 7 काम करता है, लेकिन 4 काम करना है तो 4/7 ही दिन लगेगा, पूरा दिन नहीं लगेगा। यहाँ ऐसा ना कर देना मेरे भाई, एक जोड़ देना 17 दिन कर देना टोटल, ठीक है ना, 17 बिल्कुल भी मत करना, उस 17वां दिन 4/7 समय लगेगा, 4/7 दिन लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आ गया 16 दिन तो लगेगा ही, प्लस 4/7 दिन लगेगा टोटल काम पूरा होने में, ठीक है ना। तो कोई ऑप्शन है 16 सही 4/7, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। देखिए बस आपको पता होनी चाहिए, आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो पता होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें पता है ये क्वेश्चन नहीं किए होंगे, स्किप कर दिए होंगे या फिर गलत करके चलाए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से किया जाता है। मेरे भाई पसंद आया समझाने का तरीका, आपको थोड़ा भी समझ आया मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए शुरू से लेकर अंत तक, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखिए एकदम पूरे अच्छी तरीके से हम समझाने वाले हैं, ठीक है। मेरे दोस्त एक और सवाल है, देखिए बोल रहा 7/21 प्लस 3 को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। रिमाइंडर पूछ रहा, तो रिमाइंडर थ्योरम में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन को हम पूरे एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे, बहुत सारे होंगे क्या इसको फार्मूला पर बता देते हैं, ठीक है ना, याद करने के लिए दे देते हैं, रटना नहीं है मेरे भाई, समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 7/21 फाइनली है क्या, 7/21 प्लस 3/6, यही तो है ना, यही है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम, यदि इसको 12 बारी से डिवाइड करते हैं, एक बार 7/21/6 कर सकते हैं, प्लस 3/6 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप कीजिए और उसके बाद इतना लिखिए नहीं, ठीक है ना, मन में ही सोच लीजिए। अब देखिए पहले 7/21 को 6 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो कितना आएगा, 7 पावर थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, ठीक है ना। देखिए 7 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, बोलिएगा 1 आएगा, तो 1 पे पावर रिमाइंडर 1 आएगा ना, रिमाइंडर 1 पे पावर 21 करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 पे पावर 21 करेंगे 1 ही आएगा, तो 1। अब देखिए इसका काम तमाम हो गया। अब 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 3 को 6 से डिवाइड तो होगा ही नहीं 6 से, तो वही 3 ही बचा रह जाएगा, ठीक है ना, 3 ही बचा रह जाएगा ना। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, भाग ही नहीं लगेगा, मतलब 3 ही बचा रह जाएगा, तो प्लस ये 3 हो गया मेरे भाई, रिमाइंडर इसमें 1 बचा, इसमें 3 बचा, तो टोटल कितना आ गया, 4 शेषफल आ गया, ठीक है ना। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना, कोई नहीं बहुत बार ए पे पावर एन बोल देगा प्लस बी बटे समथिंग कुछ बोल देगा, ठीक है ना, तो ये सब नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। तो ये बेसिक तरीका आप सीखिए, अपने आप हर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए ये है यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, बोल रहा कि 165 पे पावर 34 प्लस 4321 पे पावर 234 का इकाई अंक क्या है, यानी यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो देखिए जब भी मेरे भाई आपको दिख क्या रहा नंबर, ये कोई भी नंबर दिखता है ना उसको भूल जाना, इसके यूनिट डिजिट को पकड़ना, ठीक है ना, इसके इकाई अंक को। तो देखिए इसका इकाई अंक थोड़ा देर के लिए भूल जाइए कि 165 भी कोई संख्या है, सिर्फ एज्यूम कीजिए 5 है एक नंबर, ठीक है ना। तो 5 पे पावर 34, 5 पे पावर 34 क्या होगा, तो मेरे भाई 5 पे पावर आप कुछ भी कर लीजिए तो उसका यूनिट डिजिट जो 5 ही आता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पर अब यूनिट डिजिट 5 ही आएगा मेरे भाई, 5 पे पावर कुछ भी कर लीजिए, ठीक है ना, तो यूनिट डिजिट 5 आ गया। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, अब देखिए ये भी संख्याएं भूल जाइए कि 4321 कोई संख्या है, आप सिर्फ एज्यूम कीजिए कि 1 कोई संख्या है, ठीक है ना, 1 1 1 इसको आते हैं। अब देखिए 1 पे पावर 234 कितना होगा यूनिट डिजिट, 1 पे पावर कुछ भी कर दीजिए मेरे भाई, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो 1 यूनिट डिजिट आ गया, तो अभी दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 6 आएगा इकाई अंक, ठीक है ना, इकाई अंक आपसे पूछ रहा है तो इकाई अंक कितना आएगा 6। ऑप्शन कोई है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक और चीज देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, जब भी मेरे भाई 1 से लेके 9 तक मेरे भाई देखिए 1 एक संख्याएं हैं, 5 है, 6 है, उसके बाद फिर हाँ 5 है 6 है, ये जो है नंबर है मेरे भाई, ऐसा नंबर है ना
जिसका यूनिट डिजिट इस पे पावर कुछ भी रहे मेरे भाई, तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम नंबर होता है, ठीक है, यूनिट डिजिट सेम होता है, ठीक है ना। जैसे कोई यूनिट डिजिट के लास्ट में 5 है कोई नंबर के, तो इस पे पावर कुछ भी कर दे 5 ही होगा, या 1 है इस पे पावर कुछ भी कर दे 1 होगा, 6 है इस पे पावर कुछ भी कर दे 6 ही होगा, ठीक है ना। तो ये स्पेशल बताएंगे जब यूनिट डिजिट बताएंगे ना, तो उसका उस टॉपिक पे बताएंगे, उस टॉपिक में 1, 5 और 6, ठीक ना। आप खुद से देखिए ना, 1 पे पावर कुछ कीजिए 1, 5 पे पावर कुछ कीजिए 5, 6 पे पावर कुछ कीजिए 6 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। एक और एवरेज का क्वेश्चन है, देखिए देखने में बहुत ही सिंपल दिख रहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी गलती आपका 2.5 नंबर लेकर डूब जाएगा, ठीक है ना। ये गूगली डाल दिया है मेरे भाई, इसीलिए इसको सावधानी पूर्वक बनाना होगा, ठीक है ना। बोल रहा कि 4 पदों का औसत जो है 30 है, ठीक है ना। और पहला पद मेरे भाई शेष पदों के योगफल का 1/3 भाग है। तो पहला पद क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए 4 पदों का औसत दिया है, मान लेते हैं कोई 4 नंबर होगा मेरे भाई, इसका औसत 30 दिया हुआ है, ठीक है ना। पहला पद मेरे भाई जो है यहाँ पर बोल रहा है कि पहला पद जो है ना वो शेष पदों के योगफल का 1/3 है। तो शेष 3 पद जो होगा ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा, ये चौथा पद होगा, ठीक है ना। शेष 3 पदों के योगफल का 1/3 है। मान लेते हैं इन तीनों पदों शेष जो 3 पद है इसका योगफल 3x होगा, 3 होगा, मान लेते हैं 3 होगा। तो ये कितना होगा, इसका 1/3 होगा, मतलब 1 होगा मेरे भाई। x लगा देते हैं, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो अब बोल रहा है कि देखिए पहला पद जो मेरे भाई शेष 3 पदों के, शेष पदों मतलब शेष 3 पद बचता है, तो शेष 3 पदों के योगफल का 1/3 है। तो योगफल इन तीनों का मान लेते हैं 3x है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 1/3 1 हो जाएगा, यानी 1x। अब बोल रहा देखिए यहाँ पर क्या करना, इन 4 पदों का औसत दिया है ना, इन 4 पदों का जोड़ हम पहले निकालेंगे। तो 4 पदों का जोड़ कितना है मेरे भाई, 1x + 3x कितना हो जाएगा, लिख देता हूँ मैं 1x + 3x, ठीक है ना। तो ये 4x हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा 4x/4 बराबर 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 30, x बराबर 30 आएगा। तो पूछ रहा पहला पद क्या होगा, तो पहला पद 1 × 30 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, सीधी सी बात, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा है ना गलती करने का गुंजाइश था, ठीक है ना यहाँ पर। तो ध्यान से क्वेश्चन को करिए, कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ठीक है ना साथियों। एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक दुकानदार ने कुछ किताबें जो है 12% लाभ पर और शेष जो है 8% हानि पर बेची, ठीक है ना, और कुल 9% लाभ अर्जित किया, ठीक है ना। यदि 8% हानि पर बेची गई किताबों का मूल्य जो है 240 रुपया है, तो पूछ रहा किताबों का कुल मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन तो ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस का है मेरे भाई, लेकिन इस क्वेश्चन को हम देखिए मिक्सचर मेथड के माध्यम से हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप जब भी मैथ बनाने जाते हैं मेरे भाई, तो आपको 3 तरीका कम से कम पता होना चाहिए, एक मिक्सचर का, दूसरा एवरेज का, सॉरी रेशियो का, और तीसरा जो मेरे भाई वो बेसिक मेथड। 3 मेथड हर तरीके से रहिए आप डोमिनेंस कर कर, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो, यदि एक मेथड नहीं आता दूसरा बनाएंगे, दूसरा नहीं आता तो तीसरा मेथड बनाएंगे, लेकिन फाइनली क्वेश्चन बनाएंगे और 2 नंबर लेकर आएंगे, ठीक है ना। ये रखिए हमेशा मन में, ठीक है ना। तो देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस के माध्यम से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको एलिगेशन के माध्यम से जब हम बनाते हैं ना, तो एकदम क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है और बहुत ही कम कैलकुलेटिव होगा। देखिए 12% लाभ पर बेचता है और शेष जो है 8% हानि पर, और कुल लाभ 9% होता है मेरे भाई। फाइनली कुल यहाँ क्या करते हैं, एलिगेशन में क्या करते हैं, यहाँ पर कुल लिखते हैं, दोनों का जो है इक्विवेलेंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो कुल यहाँ 9% लाभ होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन में थोड़ा गड़बड़ी नहीं करना, जहाँ लाभ होता है वहाँ प्लस 100 से प्लस कर दीजिएगा, जहाँ हानि होता है वहाँ 100 से घटा कर लिखिएगा। और यदि नहीं भी करते हैं ऐसा, लेकिन साइन वहाँ पर जरूर दीजिएगा। तो देखिए 9% लाभ पर बेचता है, मतलब 109 पर बेच रहा है, ठीक है ना। 100 क्रय मूल्य होता है, तो 109 पर लाभ पे बेच, पहला कुछ किताब कितना 12% लाभ पे बेच रहा है, मतलब 112 में बेच रहा है, और शेष जो है 8% हानि पर बेचता है, मतलब 92 में बेच रहा है मेरे भाई। 8% हानि मतलब 100 से घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना,
यहाँ पर देखिए अब दोनों को घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा मेरे भाई 8 9 17 रेशियो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना, बस इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आया बोल रहा कि यदि 8% पर बेची गई किताबों का मूल्य 240 रुपया, यानी 8% हानि पर, मतलब ये बोल रहा है ये 3 का वैल्यू 240 है मेरे भाई, तो आपसे पूछ रहा है किताबों का कुल मूल्य, किताबों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 17 ये है और 3 ये, यही तो टोटल हो जाएगा, यानी 20 का मान पूछ रहा है। 20 का मान मेरे भाई, ये 1 का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो 20 का मान 20 गुने 80 होगा ना, बराबर 1600 रुपया आ जाएगा दोनों किताबों का मूल्य, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा भाई नहीं हम करेंगे 100 से प्लस माइनस जोड़ के नहीं लिखेंगे, तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें वैसे, लेकिन मेरे भाई जो नियम है उसके अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है। बोलेगा कुछ महान जो है कि 12% हम ऐसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, लिख दीजिए 12% लाभ देते, 100 से मत जोड़िए, 12 लिख दीजिए डायरेक्ट। अब जो है शेष जो है 8% हानि पे बेचता है, हानि परसेंट यहाँ प्लस यहाँ पे 12% लाभ पर बेच रहा है तो 12 लिखे, यहाँ 8% हानि पर बेच रहा है तो -8 लिखना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। फाइनली उसके बाद जो प्लस माइनस आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद 9% लाभ पे फाइनली बेच रहा है तो टोटल को 9% प्लस। अब देखिए अब दोनों का रेशियो फाइनली वही आएगा 17:3। देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये जो है 12 में से 9 घटेगा तो 3 आएगा मेरे भाई। अब देखिए ये नंबर जो है इससे छोटा है तो उससे बड़ा ही होगा, होगा ना बड़ा, यानी 12 से छोटा 9 है ना, तो 9 ये जो -8 से बड़ा ही है ना, तो बड़ा में से छोटा घटेगा ना, तो बड़े में से छोटा घटेगा। देखिए क्या किए हैं, एक बार ये घटाएं उसके बाद एक बार इसमें से इसको घटाएं, ठीक है ना, तो 9 - 8 कितना होगा, -8 माइनस प्लस, तो 17 हो जाएगा फाइनली, आ गया मेरे भाई वही, तो 3 बराबर 240, तो 20 बराबर 1600 आ जाएगा, ठीक है ना। जो मन करे आपको जो मेथड लगे अच्छा उस मेथड से बनाइए, लेकिन जो आपको दिया हुआ है मेरे भाई नियम कानून उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आया मेरे भाई, ये तरीका आपको पसंद आया स्पेशली तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए जनसंख्या पर आधारित ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या जो है वो 1500 है, ठीक है ना, जिसमें पुरुषों की संख्या जो है 64% है। यदि 30% महिला जनसंख्या और 40% पुरुष जनसंख्या साक्षर है, तो पूछ रहा आपसे गांव की निरक्षर जनसंख्या क्या है वो बताना है और नंबर में बताना, परसेंटेज में नहीं, ठीक है ना। तो गांव की जनसंख्या पहले 1500 है मेरे भाई, लिख लेते हैं, ठीक है ना, 1500। अब देखिए पुरुष जिसमें कितना परसेंट है, तो बोलिएगा 64% मेल है, और फीमेल जो होगा वो कितना बचेगा, 36% फीमेल बचेगी ना। तो अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है यदि 30% महिला जनसंख्या और 40% पुरुष जनसंख्या साक्षर है, तो निरक्षर आपसे पूछ रहा है, तो महिला जनसंख्या 30% साक्षर है, तो इसमें से मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसमें से जो 70% निरक्षर होगा, टोटल महिला जनसंख्या कितना 36% है ना, 36% है ना, तो 30% इसमें से मेरे भाई साक्षर है, तो आपसे निरक्षर पूछ रहा है गांव की निरक्षर, तो निरक्षर कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा, 70% होगा ना। अब ये ध्यान से, अब देखिए 64% में पुरुष जो है जनसंख्या इसमें है, और उसमें 40% पुरुष जनसंख्या साक्षर है, तो निरक्षर पूछ रहा है ना, तो निरक्षर दोनों को लेना है ना, महिला और पुरुष दोनों को, तो 60% निरक्षर पुरुष होगा, तो इसका 60% मैं लिख देता हूँ। अब देखिए मेरे भाई अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1500 का 64% का 60% निकालेंगे, तो 1500 का 64% का 60% मेरे भाई, यही तो है ना, परसेंटेज को हटाइएगा, नंबर है तो नंबर में देना, परसेंटेज में नहीं। उसके बाद दोनों को जोड़ना, इसको भी जोड़ना उसको भी जोड़ना, ठीक है ना, ये तो निकाल लिए, निरक्षर ही तो निकाले इतना ना। तो देखिए फिर 1500 का मेरे भाई ये 36% का 70%। अब क्या कीजिएगा, इसको आपका जो मन है वो कीजिए, जैसे कट करना है कट कीजिए। आप देखिए यहाँ पर या तो 1500 कॉमन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए 2 0 खत्म, 1 0 खत्म, ये 2 × 5 = 10 मेरे भाई, 3 × 5 = 15। अब ये काटेंगे 3 बार में काटेंगे,
तो ये 3 इंटू 64 इंटू 3, आप कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। देखिए 2 जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, ठीक है ना। 3 पचे 15, 2 पचे 10, 2 18 बार में आ गया। 3 इंटू 18 इंटू 7 कितना आएगा मेरे भाई, तो 21 इंटू 18 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। 9 सीधे डायरेक्ट लिखता हूँ, 9 इंटू 64 प्लस 27 इंटू 18। अब देखिए यूनिट डिजिट से मिला लेते हैं। 9 गुने 4 6 आएगा यूनिट डिजिट, प्लस 8 आएगा, ये 14, यानी 4 यूनिट डिजिट आ रहा है। कोई ऑप्शन है 4 यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, इतना आएगा 954, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। क्यों कैलकुलेशन करें मेरे भाई, इतना मल्टीप्लिकेशन क्यों करें, हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं, मिल रहा ठीक है, नहीं तो फिर करना पड़ेगा। तो मिल ही रहा, काहे के लिए हम कैलकुलेशन, बच गए। देखिए यहाँ आप कितना स्टूडेंट से आगे निकल गए ना। तो हमसे जुड़े रहिए मेरे भाई, और आगे निकल जाइएगा, एकदम एक सिलेक्शन ले लीजिएगा, ठीक है ना। जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक बर्तन में जो है 20 लीटर तरल ए है, यानी लिक्विड ए है, 2 लीटर तरल ए निकाला जाता है, ठीक है ना, और तरल बी से भर दिया जाता है। यदि यह प्रक्रिया अतिरिक्त 2 बार दोहराई जाती है तो आपसे पूछ रहा हूं बर्तन में शेष तरल ए की मात्रा क्या होगा, ये आपको बताना, और ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में भी जगह दिए हैं, वहाँ पर डिटेल में इसको बताएं किस तरीके से, एक मेथड से नहीं 3 मेथड से बताएं, ठीक है। तो आप जाकर जरूर एक बार देखिए टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपका मैथ में जितना भी तरह का कंफ्यूजन का क्वेश्चन बनता है ना मेरे भाई, सब क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। आप जाकर देखिए तो पहले, ठीक है ना, उसके बाद कमेंट करिएगा वहीं पर जाकर, ठीक है ना, जो भी वीडियो आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बोल रहा कि अतिरिक्त 2 बार दोहराई जाती है। अतिरिक्त मतलब एक बार तो 2 लीटर तरल ए निकाला ही जाता है, उसके बाद बी से भर ही दिया जाता है, लेकिन अतिरिक्त 2 बार और दोहराई है, और नहीं बोला, सिर्फ अतिरिक्त 2 बार दोहराई जाती है। मतलब यहाँ तो 2 लीटर निकाला ही, 2 बार और यहाँ पर निकाला, टोटल 3 बार निकला मेरे भाई। यहाँ पर ध्यान देना, अतिरिक्त 2 बार दोहराई जाती है, मतलब टोटल 3 बार, 2 बार यहाँ 1 बार वहाँ, 3 बार। अब देखिए 20 लीटर तरल है ए मेरे भाई, 20 लीटर तरल ए में है मेरे भाई, कितना है 20 लीटर तरल ए है, ठीक है ना। अब इसमें से 2 लीटर तरल ए निकाला जाता है, 2 लीटर निकाला जाता है, मतलब कितना मेरे भाई, मैं लीटर लिख रहा हूँ, मतलब कितना परसेंट निकाला जाता है, तो बोलिएगा 2 लीटर 20 लीटर का कितना परसेंट है, 10% है मेरे भाई, 10%। 2 लीटर बोलने के बजाय ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि 10% तरल ए निकाला जाता है, उसकी जगह तरल बी को डाल दिया जाता है। तो यहाँ 2 लीटर नहीं लिखने के बजाय हम 10 लीटर लिख सकते हैं ना, सॉरी 10% लिख सकते हैं, 10%। अब देखिए 10% टोटल 3 बार निकाला जाता है, तो बर्तन में तरल ए की मात्रा क्या, अब नहीं निकलेगा, अब तो खुद बना दीजिएगा, खुद से बनाइए मेरे भाई। देखिए 20 लीटर पहले था, अब कितना निकाल रहा है 10%, तो बचता कितना 90%, मतलब 9/10, 9/10 पहला बार निकाला, फिर दूसरा बार निकालेगा, फिर 9/10 बचेगा, फिर एक बार और निकालेगा, टोटल 3 बार निकालेगा, 9/10 बचेगा। अब देखिए अब नहीं कीजिएगा, 2 हो जाएगा, 2×5 = 10। आप 729/50 कीजिएगा मेरे भाई, 729/50 कीजिएगा तो आ जाएगा 50 से कम 50, 22 आ जाएगा 9, 50 चौका 200, 14.200 आएगा, तो 29 बचेगा, फिर जो 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा 5×5 = 25, 250.5, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 40×25 इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 14.58 लीटर हो जाएगा मेरे भाई, ए की मात्रा जो है ना बचेगी उस मिक्सचर में, ठीक है ना। तो इस तरीके बर्तन में, ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, वो मैं बताया हूँ टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज, आप जाकर देखिए, उसको 3 मेथड से ऐसा क्वेश्चन बताएं, ठीक है ना, तो जरूर जाकर देखिए। साथियों एक और क्वेश्चन देखिए आया है ओली बोर्ड में, और काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन की रामायण महाभारत लिखने के बजाय डायरेक्ट फिगर आपको हम बनाकर दे दिए, ठीक है ना। जब भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो फिगर कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करिएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक सर्किल है, और इसमें से बाहर पॉइंट पी से एक छेदक रेखा ए बी गया है ना, पी ए बी,
और उसके बाद एक स्पर्श रेखा है मेरे भाई पीटी। तो आपसे पूछ रहा है पीटी की लंबाई क्या होगी, और आपके पास दे दिया है पीए बराबर 3 सेंटीमीटर और एबी बराबर 9 सेंटीमीटर। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, तो पीटी स्क्वायर बराबर होता है मेरे भाई इतना इंटू इतना, ठीक है ना, इसके बाहर का जो भी लंबाई होता है बटे टोटल, ठीक है ना। तो पीए इंटू पीबी होता है मेरे भाई। तो पीए कितना हो जाएगा, पीए 3 इंटू पीबी कितना हो जाएगा, 3 + 9 12 हो जाएगा मेरे भाई। तो ये टोटल कितना होगा 36, पीटी स्क्वायर बराबर 36 है। तो पीटी बराबर कितना आ जाएगा, तो पीटी बराबर आ जाएगा मेरे भाई 6 सेंटीमीटर। और आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है ना। उतना रामायण महाभारत लिखने के बजाय आप ये क्वेश्चन हम आपको करा दिए, ठीक है ना, ये फिगर ड्रॉ करके, ठीक समझ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए रेशियो का है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा कि जतिन और राहुल की आय का अनुपात जो है 13:21 है, तथा जतिन और राहुल के व्यय का अनुपात जो है 5:7 है, ठीक है ना। यदि जतिन की आय जो है राहुल के व्यय से दोगुना है, तो आपसे पूछ रहा है जतिन और राहुल की बचत का अनुपात कितना है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन आपके सामने है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को जो भी भाई हमारे वीडियो इस वक्त देख रहे हैं सभी करें और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। देखिए मैं अपना कहानी बताता हूँ। जब स्टार्टिंग में मैं भी क्वेश्चन बनाता था, तो जब भी रेशियो का 2-2 आ जाता था मेरे, तो हम क्वेश्चन को छोड़ देते थे, डर लगता था बहुत कि अरे 2-2 रेशियो कैसे बनेगा। तो मेरे भाई जितना क्वेश्चन दिख रहा है टफ, उतना ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 व्यक्ति है, जतिन है और दूसरा है राहुल है, ठीक है ना। इन दोनों के आय का अनुपात दिया है, यानी इनकम का अनुपात दिया है मेरे भाई 13:21। तो जब भी अनुपात आता है तो बोलते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं रहता, इसके साथ कोई वेरिएबल जुड़ा रहता है। मान लेते हैं एक्स, दोनों के साथ वेरिएबल लगा हुआ, ठीक है ना। अब एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात, दोनों के एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया हुआ है 5:7। ये भी रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, इसके साथ भी कोई वेरिएबल जुड़ा होगा। तब वेरिएबल क्या एक्स ही लगा दें या फिर कुछ और लगाएं। मेरे भाई एक्स नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा। ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, दोनों अलग ही होगा ना। तो वाई लगा देते हैं दोनों के साथ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, आगे बोला कि यदि जतिन की आय मतलब 13x, मेरे भाई मैं लिख देता हूँ 13x जो है, यदि जतिन की आय जो है राहुल के व्यय से दोगुना है। राहुल का व्यय कितना है मेरे भाई, राहुल का व्यय एक्सपेंडिचर यही है राहुल का 7/, यानी 7/, बोल रहा है इससे ये दुगना है मेरे भाई, है ना। तो इसमें हम यदि दुगना कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा ना। फिर से एक बार समझिए, बोल रहा है यदि जतिन की आय मतलब 13x मेरे भाई, 13x राहुल के व्यय से, राहुल के व्यय कितना है 7/, से ये दुगना है ये, मतलब इसमें दोगुना करेंगे तब तो बराबर हो जाएगा ना, तब बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ x/y निकाल लेंगे तो मेरे भाई ये 14 हो जाएगा, ये 14/13 हो जाएगा, ठीक है ना। x/y बराबर 14/13, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये भी x और y रेशियो में आ गया। तो आपसे पूछ क्या रहा कि जतिन और राहुल की बचत का अनुपात, तो इन दोनों के बचत का अनुपात कितना होगा। देखिए इनकम इतना, एक्सपेंडिचर इतना, बचत कितना हो जाएगा। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे 13x - 5y रेशियो, फिर 21x - 7y। अब x और y का रेशियो आपके सामने निकला हुआ, तो 14-13 यहाँ लगा देंगे, x की जगह 14, y की जगह 13, उसके बाद आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 13 × 14 - 5 × 13 हो जाएगा ना रेशियो। अब क्या हो जाएगा 21 × कितना हो जाएगा 14 - 7 × 13, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि 13 यदि 13 इसमें कॉमन लेते हैं तो इसमें नहीं कट रहा, 7 कॉमन लेते हैं तो भी नहीं कट रहा, 14 भी नहीं कट रहा, तो एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके लाना ही पड़ेगा। तो देखिए 13 × 14 करेंगे तो कितना 169 + 13 कितना आएगा मेरे भाई 182, 182 माइनस 65 करेंगे तो कितना आएगा, तो 182 माइनस 65 117 आ रहा है ना, हाँ 117 आ रहा। तो देखिए 117 तो मिल रहा मेरे भाई रेशियो, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आ रहा, ठीक है ना। लेकिन निकालना ही पड़ेगा आगे भी, इससे ऑप्शन से बात नहीं बन रहा, फर्स्ट ऑप्शन से। अब देखिए क्या हो जाएगा 14 × 21 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 14 × 14 हो जाएगा 14 × 28 4 9 294 माइनस 63 91, तो हो जाएगा 203 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 203 117 अनुपात
203 आ गया आपके सामने। कोई ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन को। देखिए पहले रेशियो में था, फिर 2 रेशियो में था, फिर हमने तीसरा रेशियो लाए, उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, हो गया, ठीक है ना। पसंद आया मेरे भाई तरीका तो लाइक कर दीजिए वीडियो का, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो है एस क्यू आर पर एक बिंदु है और एस टी जो है क्यू पी के समांतर है, पैरेलल है, ठीक है ना। यदि क्यू एम और टी एन जो है पी एस पर लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है, और क्यू एम बराबर 24 सेंटीमीटर और टी एन बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, तो आपसे पूछ रहा आर एस अनुपात एस क्यू ज्ञात करें, ठीक है ना। और ऑप्शन आपके सामने है। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं सभी के सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कोशिश करें। नहीं बनेगा कोई बात नहीं मेरे भाई, हाथ पैर मारिए, जितना चलाना हो सके चलाइए, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। मुझे लगता है इस बार जो ओली बोर्ड में 25 क्वेश्चन पूछा उसमें से सबसे टफ भी क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं और सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर बना लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ये त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है ना। नाम दे देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है कि एस क्यू आर पर एक बिंदु है, एस जो है मेरे भाई ये क्यू आर पर बिंदु है, ठीक है ना। एस जो है क्यू आर पर एक बिंदु है, कहीं भी नहीं बोला तो कहीं रख देते। और एस टी जो है क्यू पी के समांतर है, एस टी जो है क्यू पी के समांतर, मतलब इसके समांतर है एस टी, ठीक है ना। मान लेते हैं एस टी ये है और ये पैरेलल है दोनों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बोला यदि क्यू एम और टी एन जो है पी एस पर लंबवत है, तो पी एस पर लंबवत होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, मैं रेड मार्कर से मार्क कर रहा हूँ। पी एस पर लंबवत है मतलब पी एस पहले लाइन खींच लेते हैं, इस पर लंबवत है क्या है, क्यू एम, क्यू एम लंबवत है, ये लंबवत है मेरे भाई, लंबवत हम डाल देते हैं एम है, ठीक है ना। और उसके बाद टी एन भी लंबवत इसी पर है पी एस पे, तो टी एन लंबवत ये है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद क्यू एम बराबर दिया हुआ है, इन दोनों लंबाई, इन दोनों के लंबवत की ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब उसके बाद देखिए टी एन बराबर कितना है, 14 है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा आर एस रेशियो एस क्यू का मान, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले नंबर त्रिभुज आर पी क्यू में आपको दिख रहा है कि टी एस पैरेलल पी क्यू है ना, तो हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाकर इसके साइड का रेशियो लेते हैं, ठीक है ना। साइड का रेशियो हम क्या लेंगे मेरे भाई, आर टी अपॉन, जब दोनों एक ये दोनों भुजा पैरेलल होती है तो क्या करते हैं, आर टी बटे आर पी लेते हैं ना, बराबर आर टी बटे आर पी बराबर मेरे भाई क्या लेते हैं, आर एस बटे टोटल ले लेते हैं आर क्यू, फिर एक बार बराबर लेते हैं इन दोनों के पैरेलल, जो पैरेलल साइड है इसके रेशियो, तो क्या हो जाएगा टी एस बटे पी क्यू, ठीक है ना। लेकिन हमको चाहिए क्या मेरे भाई, आर एस और एस क्यू का अनुपात, आर एस और एस क्यू का अनुपात ये चाहिए, आर एस और आर क्यू, लेकिन हमको दिया आर क्यू दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आर एस और आर क्यू निकल जाएगा तो एस क्यू तो निकल ही जाएगा ना, तो हम इसको रहने देंगे पहले। अब देखिए आर टी हमको नहीं पता है, आर पी नहीं पता है, उसके बाद टी एस और पी क्यू भी नहीं पता है, तो हमको चाहिए क्या, पहले लिख देता हूँ इसको, आर एस बटे आर क्यू बराबर टी एस बटे, देखिए टी एस बटे पी क्यू हम निकालेंगे, ठीक है ना। आर टी बटे आर पी तो संभव नहीं है निकालना, क्यों नहीं है बताएंगे। देखिए यहाँ पर अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, फाइनली चाहिए क्या, आर एस और आर क्यू निकल जाएगा, तो आर एस तो पूछ ही रहा, आर क्यू निकल जाएगा तो क्यू एस तो निकाल सकते हैं ना, टोटल में से इतना घटा देंगे, ठीक है ना। और हमको चाहिए टी एस बटे पी क्यू, यानी टी एस का मान चाहिए और पी क्यू का मान चाहिए, तो कैसे निकलेगा ये देखिए। यहाँ पर देखिए ये दोनों पैरेलल हैं लाइन मेरे भाई, तो ये एंगल जो है, एंगल एस जो है, यदि ये थीटा होगा तो ये कितना होगा मेरे भाई, ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे, तो ये दोनों पैरेलल है, एकांतर कोण, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये एकांतर कोण, ये एंगल बराबर, ये एंगल सेम होगा। अब ये जो पी एस की लंबाई दोनों में उभयनिष्ठ है ना। उसके बाद फिर ये भी पैरेलल है, टी एस और पी क्यू के पैरेलल है, तो क्या त्रिभुज टी एस पी जो है समरूप होगा टी पी एस का,
हो जाएगा ना। ये त्रिभुज मेरे भाई, ये त्रिभुज ये वाला, ठीक है ना, और ये त्रिभुज समरूप होगा ना। अब देखिए समरूप होगा त्रिभुज दोनों, क्योंकि कौन सा ये नियम से होगा मेरे भाई, साइड एंगल साइड से होगा, ठीक है ना, साइड एंगल साइड से होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो क्या करेंगे, समरूप जब त्रिभुज होता है तो उसके ऊंचाई का अनुपात बराबर होता है लेते हैं, उसके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो लेते हैं, उसके मीडियन का रेशियो लेते हैं, दोनों का बराबर, ठीक है ना। तो इन दोनों के ऊंचाई का अनुपात भी बराबर होगा। तो इसका ऊंचाई कितना होगा मेरे भाई, आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के ऊंचाई, तो त्रिभुज TSP समरूप होगा त्रिभुज QPS का, ठीक है ना। तो अब इसका ऊंचाई ले लेंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 14 इसका ऊंचाई कितना होगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7/12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सिमिलरिटी भी आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। सिमिलर होगा त्रिभुज TSP और त्रिभुज जो है मेरे भाई वो होगा आपका SPQ का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ले लेंगे दोनों के ऊंचाई को रेशियो में, उसके बाद आ गया 7/12, ठीक है ना। 7/12 आ गया, यानी TS/PQ कितना आ गया 7/12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, RS/RQ लिखा हुआ ना 7/12। तो अब देखिए आ गया RS का मान 7 आ गया, RQ का मान 12 आ गया। तो आपसे पूछा है RS मतलब 7 रेशियो SQ पूछा है, SQ कितना हो जाएगा 12 - 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। बस कुछ नहीं था, यहाँ पर सिमिलरिटी प्रूव करना था। यदि नहीं भी सिमिलरिटी आता तो कर ही डायरेक्ट कर देना था, ठीक है ना, क्योंकि फिर निकलेगा कैसे मेरे भाई, रेशियो निकलेगा ही नहीं। और ये दोनों साइड जो है पैरेलल है और हाइट दिया, तो इन दोनों के हाइट का ही रेशियो बराबर करना था, बाकी कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया है, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है। देखिए हमेशा ऐसा सवाल आता है, बोल रहा है कि एक चोर जो है ना जेल से भाग जाता है और 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, ठीक है ना। पुलिस 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करना शुरू करती है। यदि चोर जो है पुलिस से 90 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितने समय की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। और समय जो है सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जो भी किलोमीटर प्रति घंटा है उसको हम सेकंड में बदल देंगे, मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ भी मीटर दिया हुआ है, तो एक यूनिट में सभी को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए और देखिए बोल क्या रहा। हमेशा लगभग इसी क्वेश्चन को एकदम पेस्ट कर देता, कॉपी पेस्ट कर देता, बस यूनिट ये डिजिट जो है मेरे भाई चेंज कर देता। तो देखिए एक चोर है मेरे भाई, ठीक है ना, वो चोरी करके जेल से भाग जाता है। तो जेल से भाग जाता है और वो पुलिस से मेरे भाई मान लेते हैं यहाँ जेल है, ठीक है ना, यहाँ से वो भाग जाता है और 90 मीटर तक जाने के बाद पुलिस को पता चलता है कि चोर भाग गया है। उसके बाद जो है ये चोर यहाँ तक पहुँच जाता है, चोर है तो इसकी चाल जो है दिया हुआ है 19 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ जो है अब ये सिपाही है मेरे भाई, पुलिस है जो भी बोलिए, ठीक है ना, पुलिस है, या इसकी चाल जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 90 मीटर वो चला गया, चोर यहाँ पर पहुंच गया, तब जाकर पता चलता है पुलिस, उसके बाद ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करती है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये पीछा करती है, दोनों दौड़ता है मेरे भाई, चोर भी पुलिस भी। मान लेते हैं आगे x मीटर तक जाकर, मतलब यहाँ तक जाकर पकड़ लेती है पुलिस चोर को, ठीक है ना। तो देखिए चोर के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया गया, तो बोलिएगा जो x डिस्टेंस कवर किया गया, उसके बाद पुलिस के द्वारा सेम समय में 90 मीटर ये किया गया प्लस x मीटर ये किया, यानी जिस बिंदु पर पकड़ेगा समय दोनों की बराबर होगा। समय कैसे बराबर होगा, जैसे मान लिया जाए चोर ये पुलिस का है समय बराबर ये चोर का समय है, ठीक है ना। समय इसी समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, इतना ही समय में पुलिस कितना दूरी कवर करेगी मेरे भाई, तो बोलिएगा 90 मीटर ये करेगी और x मीटर यहाँ पर ये भी करेगी, तो 90 + x बटे 4, चाल कितना हो जाएगा पुलिस का मेरे भाई 25, ठीक है ना, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 1 मिनट।
अब देखिए यहाँ पर कि इतना ही समय में चोर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो बोलिएगा x मीटर करेगी। तो चाल कितना है 19। अब देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा में यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5/18 से मल्टीप्लाई, कोई फायदा नहीं, कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब इतना ही, वही अब समझिए मीटर प्रति सेकंड में। अब ये मीटर में है, ये भी x मान लिया मीटर में, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं मेरे भाई, तो कितना आएगा 171 0 + 19x बराबर 25x आ गया ना। अब देखिए ये 6x हो जाएगा, 6x बराबर 171 0, तो x बराबर 171 0/6 होगा, तो कितना 6 दूना 12 छोटे 8 6 5 30, इतना मीटर आ जाएगा। यानी 285 मीटर जाने के बाद जो है ना चोर को पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितने समय की आवश्यकता होगी, क्या तो कितने समय की आवश्यकता, समय बराबर दूरी, तो पुलिस कितना दूरी कवर करेगी मेरे भाई, तो 90 + 285, तो कितना हो जाएगा 90 ऐड कर देता हूँ 5 17 के साथ, बाकी है इतना बटे 4। पुलिस की चाल कितना है मेरे भाई 25 है, तो यहाँ मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा ना। तो 5 से देखिए यहाँ पर काटेंगे 25 5 7 35 2 5 5 25 25 तिया 75, 18 तिया मेरे भाई कितना आएगा 54 सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए एक चोर जो है जेल से भाग जाता है और 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद पुलिस को पता लगता है कि चोर भाग गया, तो उसका पीछा करने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करती है। उसके बाद यदि चोर जो है पुलिस से 90 मीटर आगे है, यानी जब 90 मीटर पर चोर पहुंचती है तब पुलिस दौड़ना स्टार्ट करती है, पता चलता है, तब ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है। तो उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पर मान लेते हैं जाकर पकड़ लेगी चोर को पुलिस, तो समय दोनों के लिए बराबर हुआ, और उतना ही समय में पुलिस को 90 + x मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और उतना ही समय में मेरे भाई चोर को x मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो दोनों को समय बराबर कर दिए, तो एगो का समय क्या होगा दूरी बटे चाल, ये पुलिस का समय, तो पुलिस के लिए दूरी कितना होगा 90 + x हो जाएगा बटे इसका चाल 25, और उसके बाद चोर के लिए डिस्टेंस x ही होगा, तो x/19। अब मीटर प्रति सेकंड में बदलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 5/18 5/18 कट जाएगा, ठीक है ना, सामने सामने नीचे नीचे। तो यहाँ से निकाल देंगे x आया मीटर। उसके बाद पूछ रहा कि पुलिस को कितने समय की आवश्यकता होगी चोर को पकड़ने के लिए, तो चोर को पकड़ने के लिए टोटल डिस्टेंस 90 + x कवर करना पड़ेगा। उसके बाद उसका चाल दिया हुआ, तो दूरी यहाँ x निकल गया है, इन दोनों को जोड़ के चाल से डिवाइड कर देंगे, समय निकल जाएगा। तो उसी तरीके से किए, लास्ट में 25 है यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में बदले, तो फाइनली 54 सेकंड आया, ठीक है ना मेरे भाई। पसंद आया तरीका तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एकदम सेम यही हूबहू क्वेश्चन, बस डिजिट चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। मेरे दोस्त एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है कि एक समलंब ABCD में AB पैरेलल जो है CD और AB रेशियो CD दिया हुआ है 3:2, ठीक है ना। यदि असमांतर भुजाओं को एक बिंदु E पर मिलने के लिए बढ़ाया गया है, तो पूछ रहा आपसे त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल और समलंब ABCD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है, और ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। फिगर ड्रॉ करने से चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो समलंब ABCD है, तो सबसे पहले हम समलंब बना लेते हैं मेरे भाई ABCD, ठीक है ना, ये समलंब है, ठीक है ना। नाम दे देते हैं ABCD। अब बोल रहा है कि AB रेशियो CD जो है 3:2 है, ठीक है ना। AB रेशियो CD जो है 3:2 है, यानी AB का मान बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ हम बड़ा नहीं किए हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब नाम दे देते हैं इधर बढ़ा के, ठीक है ना, AB, और ये C कर देते हैं, ये D कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमको नहीं पता था, इसीलिए आप पहले फिगर ड्रॉ कीजिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग करते रहिए, ठीक है ना। तो 3:2 दिया हो, AB रेशियो CD 3:2। अब बोल रहा है कि यदि असमांतर भुजाओं को एक बिंदु E पर मिलने के लिए बढ़ाया गया, तो देखिए समांतर भुजा कौन सा, समलंब चतुर्भुज में ये CD पैरेलल AB है, AB पैरेलल CD है, CD पैरेलल AB, ठीक है ना। ये समांतर भुजा है मेरे भाई। और समांतर भुजा को बोल रहा है E पर मिलने के लिए बढ़ाया गया, तो और समांतर भुजा यही दोनों है, भुजा AD और भुजा BC है। तो इसको आगे बढ़ाने के मिलने के लिए बिंदु E पर जो है
मिलने के लिए बढ़ाया गया। तो क्या इधर बढ़ाएंगे मिलेगा? नहीं मिलेगा मेरे भाई, तो और फैला चला जाएगा। तो इधर मिलने के लिए बढ़ाया गया है इसको, ठीक है ना, इसको बढ़ाया गया है तो ई पर जाकर मिलता है, ठीक है ना। और आपसे आप पूछ रहा त्रिभुज सी डी ई, यानी त्रिभुज सी डी ई, ये त्रिभुज और समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसका निकालना है। तो देखिए अब ये दोनों पैरेलल है मेरे भाई, भुजा सी डी और ए बी पैरेलल है। तो आपको पता है ना सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट, हम क्या करते हैं, इसके जो साइड होती है उसके स्क्वायर कर देते हैं। अब एरिया निकालना है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एरिया निकालना है मेरे भाई। तो टोटल ये त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, इस ए बी के भुजा के स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बड़ा वाला हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए बी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा ना। अब त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल कितना होगा, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 का स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बड़का वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 है, छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 हो गया। तो आपसे पूछ रहा सी डी ई का क्षेत्रफल, यानी सी डी ई का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 4 अनुपात ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो टोटल का क्षेत्रफल 9 है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 है। तो इसका कितना बचेगा मेरे भाई, 5 बचेगा ना। टोटल त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज त्रिभुज ई ए बी का क्षेत्रफल 9 है और छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल 4 है। तो समलंब चतुर्भुज बचेगा, ये टोटल 9 में से 4 घटा देंगे, 5 बच जाएगा। तो 5 होगा, 4 अनुपात 5, जो कि आपसे यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना था, बाकी कुछ नहीं था। आप पढ़े होंगे, इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमेशा पढ़ते हैं कि जब भी पैरेलल होता है तो उसका रेशियो लेते हैं, और यदि एरिया पूछ रहा है तो उसके रेशियो स्क्वायर कर देते हैं उसकी भुजा का, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना था, बाकी कुछ नहीं था, ठीक। साथियों एक और देखिए है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या किए होंगे, डर के मारे छोड़ दिए होंगे, ठीक है ना, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि मोहन ने एक बैंक में 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि P जमा की, ठीक है ना। यदि ये धनराशि वार्षिक दौर पर संयोजित होकर जो है 3 वर्ष बाद 27P हो जाती है, ठीक है ना। बजाय इसके यदि बैंक जो है ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर करता है तो P के रूप में मोहन को कितनी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले बोल रहा है मोहन ने एक बैंक में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर P राशि जमा की और उसके बाद 3 वर्ष होने के बाद यह 27P हो जाती है। यानी ये जो है प्रिंसिपल है P दिया हुआ, और ये 27P क्या है, अमाउंट दिया, और कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, और रेट दिया 8%, सब कुछ दिया हुआ है तो सब कुछ लिख देते। ए बराबर क्या होता है मेरे भाई, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर T होता है। तो ये अमाउंट कितना हो जाता है, 27P हो जाता है मेरे भाई, बराबर प्रिंसिपल कितना है, P है, और 1 प्लस रेट कितना है, R बाई 100 है, ठीक है ना, पे पावर कितना है, 3। अब देखिए P कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये 3 है, पावर इधर चला जाएगा रूट के अंदर तक, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसका 27 का क्यूब रूट कितना आएगा, 3। तो 3 बराबर 1 प्लस R बटे 100 हो जाएगा। तो R बराबर यहाँ निकालेंगे मेरे भाई, 3 माइनस 1 2 इंटू 100 कितना आएगा, 200%। R बराबर जो हो जाएगा वो 200% आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया है, यहाँ तक काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बोला बजाय इसके यदि बैंक ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर करता, यदि बैंक जो है ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पे करता, मतलब हर 6 महीना में करता, ठीक है ना, तो P के रूप में मोहन को कितनी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होती, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ पर क्या है ना, अर्धवार्षिक बोल रहा, तो अर्धवार्षिक बोलता है मेरे भाई, तो रेट जो है ना वो आधा हो जाता है, R/2% हो जाता है, और टाइम जो है 2T हो जाता है, डबल हो जाता है टाइम, ठीक है ना। अब देखिए P रुपया इन्वेस्टमेंट करता है अभी भी, और लेकिन अर्धवार्षिक इस बार करता है, ठीक है ना, जमा करता। तो अर्धवार्षिक 1 प्लस R का मान कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 200% आया है, लेकिन अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 200 का, तो 200 बटे 2 कितना होगा, 100%। 100 बटे 100 होता है, पे पावर कितना होगा, T
टी का मान कितना होगा 2t, यानी टाइम कितना पहले था 3 वर्ष, लेकिन अर्धवार्षिक रूप में कर रहा तो टाइम दुगना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा, तो पावर 6 कर देते हैं। अब देखिए p इंटू ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 पे पावर 6 हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा 64p। अब देखिए असल में मेरे भाई जब वो वार्षिक रूप से करता है ना तो 27p हो जाता है, लेकिन जब हर 6 महीना में करता है यानी अर्धवार्षिक तौर पे करता है तो वही राशि 64p हो जाता है मेरे भाई। और ये वार्षिक रूप से करता है तो 27p हो जाता है, तो उसको कितना के रूप में अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होता है यदि अर्धवार्षिक रूप से करता है तो 27p तो इतना में हो जाता है, उसके बाद अर्धवार्षिक करता है 64p, तो फाइनली कितना उसको ये हो रहा है अतिरिक्त मिल रहा है मेरे भाई, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37p राशि उसको अतिरिक्त मिल रहा है, ठीक है ना, यदि वो अर्धवार्षिक रूप से करता है, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं करना था, बस सब्ट्रैक्ट करना था घटाकर, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक है ना साथियों। एक और क्वेश्चन है और ये ओली बोर्ड का लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस जो करा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं आप लोग खुद से करिए और इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक बताना है आप लोगों को। और बहुत ही सिंपल सवाल है मेरे भाई, ये लोग आप लोगों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए छोड़े हैं, तो आप खुद से बनाइए, ठीक है ना। और नहीं बनेगा, जिनसे नहीं बनेगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि हमसे नहीं बना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके का जितना केस बनता है सभी केस हम लेकर आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चाहते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिए। और उसके बाद आज तक रहने देते हैं यहीं पर, और फिर से एक बार याद दिला देते हैं जो भी भाई इस वक्त देख रहे हैं वीडियो को, उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में फिर एक धमाकेदार सेट लेकर, सेट नंबर 14। तब तक के लिए धन्यवाद।